जब तक ये फ्री इकोनॉमी नहीं थी, जब तक ये अमेरिका और यूरोप का असर नहीं पड़ा था भारत में, ये जिसको हम वसुधैव, आज उसको वसुधैव कुटुंब कर रहा है, आदमी को रिसोर्स बना दिया। ह्यूमन, जो ह्यूमन क्या क्या कहते हैं, ह्यूमन पावर, ह्यूमन शक्ति, मानव शक्ति थी, उसको आज आपने ह्यूमन रिसोर्स बना दिया है, संसाधन बना दिया है, उत्पादन का संसाधन। तो ये उत्पादन किसके लिए हो रहा है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे। आखिर किसके लिए सब कुछ हो रहा है? अगर आदमी भी रिसोर्स बन गया तो ये सारी इकोनॉमी, ये व्यवस्था किसके लिए है? तुमने आदमी को जानवर बना दिया है। सच्ची बात ये है, केवल भोगवाद, नग्नता आने की वजह से भोगवाद में आदमी जानवर बन गया। वो केवल सेक्स की बात करता है, केवल पैसे की बात करता है, केवल अय्यासी की बात करता है, नग्नत्व की बात कर रहा है। लेकिन जब तक दूरदर्शन था ऐसी स्थिति नहीं थी। दूरदर्शन सामाजिक मूल्यों पर बहुत जोर देता था, उनके सीरियल भी उसी तरह के होते थे। दूरदर्शन, यहाँ तक कि दूरदर्शन सी और जी का प्रयोग करता। उस समय तो मुझे याद है कि अंग्रेजी के अखबार में मिस्टर लिखते थे आगे से, हिंदी के अखबार तो श्री जी लिखते थे। आज तो ये श्री जी भूल गए सब लोग, क्योंकि आज मीडिया स्वतंत्र हो गया। इसको कह रहे हैं स्वतंत्रता। ये है स्वतंत्रता, जिसको हम उच्छृंखलता कहते हैं। ये है आज के भारत का भविष्य। कैसा भारत बना रहे हैं, बनेगा, वो है ये स्थिति। हमने देखा उस समय मीडिया, बिकाऊ मीडिया, लोग कहते हैं बिकाऊ, व्यापारी हैं। तुम बात करो ना कि हम व्यापारी हैं, भाई हम ऐसा ही करेंगे। तुम अपनी इतनी महानता कि हम फोर्थ स्टेट, तुम फोर्थ स्टेट नहीं। ये मीडिया आज फिफ्थ कॉलमिस्ट बन गया है। सच्ची बात ही है। फिफ्थ कॉलमिस्ट समझते हैं ना, फिफ्थ कॉलमिस्ट, जैसे पहले जैसे आतंकियों को हम फिफ्थ कॉलमिस्ट कहें, जो देशद्रोही होता है, वो फिफ्थ कॉलमिस्ट हो गया। ये फोर्थ स्टेट नहीं है, ये चौथा स्तंभ नहीं रह गया। जिस तरह के आप डिस्कशन करते हो, करवा रहे हो देश में, जिस तरह का एक नए किस्म का आतंकवाद आप कर रहे हो, वो देश के हित में नहीं है। वो आपको बदलना पड़ेगा। आप रवीश कुमार से सुना, रवीश कुमार के ज़माने आप सुन लीजिए मीडिया के बारे में, कैसे कैसे उदाहरण देते हैं रवीश कुमार, क्या क्या बताते हैं, कैसे एजेंडा चला रहे हैं, किसका एजेंडा चला रहे हैं। सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपने स्वार्थ हैं। इस तरह मीडिया लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता, न इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि मीडिया को कोई भी न्यूज़ मिक्सअप करने की स्वतंत्रता भी न हो। जो रियल इवेंट है, जो रियल घटना है, उस घटना को दिखाएं, अपनी तरफ से न जोड़ें, उसमें नमक मिर्च न मिलाएं। उनको स्टिंग का भी अधिकार हो सकता है, स्टिंग ऑपरेशन करें, लेकिन रियल रिपोर्टिंग करें। एक्चुअल जो हो रहा है, जो घटना है, लोग अपना आप समझते हैं क्या घटना है, लोग जानते हैं उसका अर्थ, वो निष्कर्ष अपना आप निकालेंगे। आप नहीं निकाल सकते, आप निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते, आप घटना को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हो। आप वीडियो बना सकते हो, स्टिंग कर सकते हो, हमने देखा कि जब बसपा की सरकार थी यूपी में, 5-5 घंटे उनका एजेंडा चलता था। बसपा की मीटिंग होती थी 5-5, 6-6 घंटे। तो कैसे, या फ्री में चलाते थे? इसका मतलब है कि सब व्यापारी हैं। ये व्यापारी हैं, व्यापारी ही रहेंगे। कहने की बात है कि ये मीडिया है। इसलिए हम लोगों को ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो निष्पक्ष हो, जिस पर कंट्रोल हो, जो समाज को बिगाड़े नहीं, जो बच्चों को बिगाड़े नहीं, जो वैल्यूज़ दे, सामाजिक वैल्यूज़ दे, मानवीय वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों की स्थापना करे। अन्यथा लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता है। लोकतंत्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी कीमत आज हम चुका भी रहे हैं।
इसलिए मैं आपसे फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब लोग इस पर सोचें, मनन करें, क्योंकि बिना सामूहिक शक्ति, सामूहिक समझ के कोई परिवर्तन संभव नहीं। जिस रचनांतरण की हम बात कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस अंग्रेजी में कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस रचनांतरण। जिस रचनांतरण में एक एक, जब हर आदमी ये कहेगा मेरी सरकार हमारी सरकार, हर व्यक्ति ये कहेगा हमारी सरकार मेरी सरकार, मैंने बनाई, लोग कहेंगे हमने बनाई, कहीं ये नहीं होगा कि तुम्हारी सरकार, ना, मेरी सरकार हमारी सरकार, आपकी सरकार मेरी सरकार, हमने बनाई हमारी सरकार। वो स्थिति आने के लिए जो हम मसौदा आपके सामने रखेंगे, जो फोटो, जो पिक्चर हम आपको देंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण, उत्तरदायी मीडिया हो, तभी लोकतंत्र साबित रह सकता है, लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। इसी के साथ फिर एक बार मैं निकल गया ऑल इंडिया IAS एंड एलाइड में, या अपने PCS में, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, या सिविल सर्विसेज में निकल गए। सबसे पहले वो यही करता है, भ्रष्टाचारी बनता है। आप समझें? तो उसका कारण ये है कि आप इतना, भाई न्याय, शिक्षा और मेडिकल, ये तीन तो बिल्कुल, अब आदमी देश के लिए सैक्रिफाइस क्यों करेगा, क्यों मरेगा देश के लिए? नहीं तो कौन नहीं मर सकता। हम जैसे लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, कितनी गोलियां चलेंगी, कितने सर तन से धड़ से अलग होंगे, ज़बरदस्ती। अब बहाना चाहिए, PFI, ये बहाना, ये देश को तोड़ने के बहाने हैं, डराने के बहाने हैं। ये असल में इसलिए भी हो रहा है कि पाकिस्तान और ये कश्मीर और ये आतंकी और विदेशी, ये सब मिल करके इस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इसीलिए हमने कहा जब तक केरला में बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इसको फिनिश नहीं किया जाएगा, और जब तुम उसको बैन नहीं कर पा रहे हो इतने, उसके बाद तो आप किसको बैन करोगे? कैसे इस देश की रक्षा करोगे? देश की रक्षा कर सकते हो? कभी नहीं। ये तो वही स्थिति है जब मुझे लालू के केस में उस जज की बेचारे की याद आई, जिसके खिलाफ पूरे लालू परिवार ने कहा था कि मोदी करा रहा है, मोदी करा रहा है। यहाँ के जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लालू परिवार को 10 साल के लिए बैन नहीं कर पाए। ये क्या बकवास है? तो जब तुम अपने सबऑर्डिनेट की इज्जत नहीं बचा पा रहे, तुम देश की इज्जत क्या बचा? तुमने देश तबाह कर दिया ना। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस मीडिया को सुधारा जाए, और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम इस पर कंट्रोल, नया कानून है, और ये जनता ही करे। हमारी सरकार को तो इतने भी सबूर नहीं, इतने अकल नहीं है। हम तो ये भी कहते कृषि कानून जनता के पास जाओ, ठीक है, संसद ने पास किया, संसद को ये भी अधिकार है कि उसको खत्म करती, लेकिन असली बात, महानता ये होती कि उनके लिए, उनको ख़त्म करने के लिए आप जनता के पास जाते। यहाँ जनता को लोगों ने घसण क्या समझ लिया। घसण क्या समझते हैं? पैर की जूती, जिससे हम लोग घर साफ पहुँचा। ये जनता को समझ ही नहीं पाए। जो सार्वभौम जनता जिस दिन समझेगी, जो सर्वोपरि जनता है जिस दिन समझ जाएगी ये बातें, उस दिन क्या होगा? ट्यूनीशिया बन जाएगा, लीबिया बन जाएगा। लीबिया ट्यूनीशिया का किस्सा पता है क्या हुआ था? श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका का केस तो आपके सामने है। इजिप्ट, जिसको मिस्र कहते हैं, क्या हुआ था? ये स्थिति आ जाएगी अगर ये इसी तरह से वर्किंग चलती रही। बहुत समय नहीं लगेगा अगर आप इस गलत फहमी में। जनता जिस दिन समझ जाएगी, जिस दिन बिगड़ जाएगी, उस दिन सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसलिए हमको सावधान रहने की ज़रूरत। इस मीडिया को एक गलत सलत प्रचार, अब क्या है, आप जाते हैं, कोई किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अरे तुम क्या हो भाई, तुम इंसान हो, हैवान हो? पानी में आदमी डूब रहा है, अरे भाई डूब रहा। आज तक किसी मीडिया वाले ने किसी को बचाया नहीं। इन मीडिया वालों ने कभी कोई कंपनसेशन नहीं दिया। हवाई जहाज गिर गए, डूब गए लोग नाव में, किसी आज तक नहीं देखा। वो
अपना माइक लेके दौड़ता है। कैसा डूबते हुए कैसा लग रहा है आपको? डूब रहे हैं आप, आपका लड़का मर गया, आपका पति मर गया, कैसा था वो? उसको और इमोशनल करते हैं, बजाय कि ढाढ़स देने के और इमोशनल करते हैं उसको, ताकि वो भावनाओं में और रोने लगता है। हाँ, आप रो क्यों रहे हैं? अब फिर ये भी कहें आप रो क्यों रहे हैं? अरे तुम इतना भावनात्मक इमोशनल बना रहे हो, तुम हो किस मीडिया, किस मर्ज की दवा हो तुम लोग? तुम्हारे जो एंकर हैं कितने बदतमीज हैं, किस तरह की बातें करते हैं, कितने जोर से चिल्लाते हैं, क्या सिखा रहे हो तुम समाज को? किस तरह से चिल्लाते हैं वो एंकर, बाप रे, मतलब ऐसा लगता है जैसे जंगल में है। और कुछ कुछ तो, और जब वो निरुत्तर हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो बस बस हो गया, हमने कर, और अपना कदम बंद। मतलब हर डिस्कशन में अगर आधे घंटे का है तो एंकर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेटर है, वो केवल उसको आधे घंटे में 3 मिनट से ज़्यादा उसको अलाउ नहीं होता भी नहीं है फैसिलिटेटर। वो फैसिलिटेटर का काम नहीं करता। वो कोई आदमी बोल रहा है, बीच में ही अपनी बखारने लगता है अपना ज्ञान। सारे एंकर, ऐसा लगता है सारे ज्ञान का पिटारा इन्हीं के पास। 1 घंटे की बहस में मुश्किल से 5 मिनट एक एंकर को बोलना चाहिए एज फैसिलिटेटर। ही इज सपोज टू एक्ट एज फैसिलिटेटर, पार्टियों को अपने मुद्दे पर लाने के लिए उनको समझाने, बस उतना। यहाँ तो सब वार्ता वही करता है, एंकर ही करता है। तो इस तरह के मीडिया से देश गर्त में जाएगा, बनेगा नहीं। इसलिए आप हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है, पब्लिक, क्योंकि पब्लिक सर्वोपरि, मैं आज भी कह रहा हूँ पब्लिक सर्वोपरि है। अगर सुप्रीम कोर्ट मना करता तो सरकार को पब्लिक के सामने जाना चाहिए। हमने नए संविधान में यही व्यवस्थाएं की हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को केवल पब्लिक बदल सकती है। कोई भी ऐसा इश्यू आ जाए जिसमें कि खतरा हो, जिसमें कि ऐसा लगे कि नहीं ये संदिग्ध मामला है, इसमें संविधान में क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो हम जनता के पास जाएंगे, जनता वोट करेगी। और 1-2 दफ़े जहाँ जनता ने किया, बस वहीं इतना प्रबुद्ध जनता इस देश की वैसे ही प्रबुद्ध है, लेकिन फिर सारी पिक्चर बदल जाएगी देश की। अतः मैं आपसे फिर ये निवेदन करता हूँ सभी से कि इस पर सोचना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जो परिवर्तन हम कह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन केवल हमारा सामूहिक, पूरी जनता, देश की जनता, सर्वोपरि सार्वभौम जनता के सामूहिक शक्ति और समझ ही ला सकती है। मित्रों, देशवासियों, बंधु बांधव, आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें, आपका बहुत एहसान होगा। जिन्होंने किया है अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय आभार। एक बार फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे। क्लास को तो बहुत पहले से ही मिल रहा है, पिछले 70 साल से 60 साल से। तो ये बताओ, ये भारत में सनातन धर्म में सनातन काल से 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको आज दलित कहते हैं। ये 5वां वर्ण कहाँ से आया? ओबीसी। ये ओबीसी कहाँ से आया? और संविधान क्लास कहता है, कास्ट नहीं, वो कहता अदर बैकवर्ड क्लासेस। उस बैकवर्ड क्लास में ब्राह्मण भी है, उस बैकवर्ड क्लास में क्षत्रिय भी है, उस बैकवर्ड क्लास में वैश्य भी है। तो तुमको जाति के आधार पर क्यों मिला है? उनको क्यों नहीं मिला, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को? जबकि वो क्लास की बात कर रहा है संविधान, और तुम जाति के नाम पर आज भी कर। तो तुम्हारी जनसंख्या की गणना क्यों नहीं हो रही है कि एडिक्वेट लेवल जैसे ही आएगा वैसे ही ये आरक्षण खत्म हो जाएगा? आप ये उनसे कहिए, अगर सद्बुद्धि है तो उनसे ये कहिए कि अपने कोटे को ख़त्म करो। हम केवल 10 साल के लिए मांग रहे हैं, 15% हमको, 5% ईसाई क्रिश्चियंस को और 2-2.5% पारसी लोगों को, ज़्यादातर बॉम्बे, इनको ये आरक्षण दिलवाओ। अगर तुम बहुत वोट की बात करते हो, हमारे हित की बात करते हो, अपना वो ख़त्म करके हम लोगों को दो ये आरक्षण। 15% मुसलमानों को फॉर 10 ईयर्स, 5% फॉर क्रिश्चियंस फॉर 10 ईयर्स, एंड 2%, 2.5% रफली फॉर पारसीज, पर्सियंस। पार्सियन नहीं हो, पारसी हैं, उनको भी 10 साल तक के लिए। तो आपको पता लग जाएगा आपका हितैषी कौन है।
ये हितैषी हैं या वोट की बात कर रहे हैं, आपको केवल उछाल रहे हैं, आपको केवल भिड़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं, केवल आपको इंसाइट कर रहे हैं और केवल एक देश में फिरका परस्ती लाना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के आधार पर। नहीं, भारत में है, हम तो हिंदू हैं, यद्यपि कुछ लोग ऐतराज़ करते हैं, ये बौद्ध, जैन, सिख, हम सब लोग एक हैं हमारे यहाँ भी अलग अलग, लेकिन सब एक हैं। जब पाकिस्तान लड़ता है सब एक हो जाते हैं। आप भी हमारे साथ थे, आप अलग तो नहीं हुए थे ना, सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ थे, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, पारसी भी। जब जितनी बार पाकिस्तान ने आक्रमण किया, पाकिस्तान यही देखना चाहता था कि यहाँ सिविल वॉर हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, सब लोग एक हो गए। तो अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण है, क्या व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, दिस इज़ द क्वेश्चन। ये व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें रेडिकल परिवर्तन करने की ज़रूरत, हमारी सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारी सोच नहीं बदली तो हम सब के लिए मुसीबत होगी, आप भी सेफ नहीं रहोगे, आप गलत फहम में हो। न तो बांग्लादेश मदद करेगा, न पाकिस्तान, न कर सकता, उनके पास कुछ नहीं है। मदद करेगा तो भारतवर्ष ही कर सकता है। इसी देश में, उसी थाली में, लोग कहते हैं ना, उसी थाली में खाना, उसी थाली में गंदगी करना है, उसी थाली में छेद करना, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये खुदा का हुक्म नहीं है, रब का हुक्म नहीं है। उसके प्रति वफादार रहना ये हम, अब तो आपका देश है ये, अब आपका देश पाकिस्तान नहीं है भाई, बांग्लादेश नहीं, अब आपका देश ये है, ये ज़मीन, ये मिट्टी, इसलिए इसके प्रति वफादारी होनी चाहिए। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और यही मैं आपसे जुस्तजू करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप और हम इस देश को जिस दिन अपना समझ लेंगे, ये भेद अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप। और इसके लिए ज़रूरी है बहुत उदात्त, विशाल, ब्रॉड माइंडेडनेस। हम अपने देवी देवताओं को बहुत इतने स्तर पर न गिराएं। नबी के बारे में मैंने वो पुस्तक भी पढ़ी है, द बर्थ ऑफ मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ये शायद सलीमान इब्राहिम और डायनेट ने लिखी है, कब, आज से 100 साल पहले। तो ऐसा नहीं कि हम इस्लाम का वो नहीं कर रहे हैं अध्ययन, हम कर रहे हैं, मेरे पास है, घर में है किताब, लेकिन हम उसको उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में आप देखते हैं, हम उसमें कोई भेद। इसलिए मैंने अपने गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, इनके साथ वो पुस्तक रखी हुई है, आज भी रखी हुई है। हम कोई भेद नहीं करते। ये भेद आप लोग पैदा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता नहीं, कोई भड़का रहा है, ये बात सही है, लेकिन आप उसमें ये बात नहीं कीजिए। ये हमारी भूमि है भाई, हम, हमारी मातृभूमि है, यही हमारा जन्म हो तो हमारी मातृभूमि हो गई, हमारी मदरलैंड है। दैट्स ऑल। अगर ये बात समझ में आ जाए, कोई आपके साथ कुछ कहेगा नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी आपको भड़काने की। जिस दिन आप लोग इतने जो जोश से, इतना जोर होशो हवास से ये बात कहेंगे, जवाब देंगे, फिर कोई आपको भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि चलिए एक बार फिर जो हुआ हुआ, लेट अस लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, यू फॉरगेट एवरीथिंग, लेट अस बी वन वंस अगेन। और भाई बहन हैं हम लोग, सब मित्र हैं, सब आपस में एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।